Yes, students, my name is Noor sir. Today I will teach you economics अर्थशास्त्र। स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र का जो हमारा ये अर्थशास्त्र जो हमारी 10th क्लास की 214 इसका कोड है। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर आज हम बहुत ही इजीली समझेंगे कि कैसे हम इसको एग्ज़ाम में इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है हमारे पास अर्थशास्त्र का अर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थ एंड और शास्त्र। देखो, अर्थ मीन्स यानी कि पैसा और शास्त्र मीन्स यानी कि कोई भी विषय। तो अर्थशास्त्र का जो मतलब हमारे पास हुआ है, तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र का मतलब जो भी हम कार्य करते हैं और जो हमारा इकोनॉमिकल वर्क है, आई मीन जो भी हमारा कार्य पैसों से संबंधित होता है, वो हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट पेज पर हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान क्यों है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इस बात के ऊपर परिभाषा आ सकती है आपके पास। दूसरा यह है कि अर्थशास्त्र के को कल्याण के विज्ञान के रूप में देखा गया है। अर्थशास्त्र को कल्याण के विज्ञान के रूप में इसलिए देखा गया क्योंकि अर्थशास्त्र के थ्रू ही हम समाज में थोड़ा सा गुणात्मक, आई मीन समाज के अंदर हम क्वालिटेटिव पहलू हम उसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थशास्त्र की कल्याण की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र को दुर्लभता और चयन का विज्ञान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र को दुर्लभता और चयन का विज्ञान इसलिए कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो दुर्लभ होते हैं और उन दुर्लभ संसाधनों को के लिए कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। तो अर्थशास्त्र हमें बताता है कि जो हमारे संसाधन दुर्लभ हैं उनको चयन कैसे करें। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया अर्थशास्त्र दुर्लभता और चयन का विज्ञान है, वो आपको समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र दुर्लभता और चयन का विज्ञान क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि अर्थशास्त्र संवृद्धि और विकास का भी ज्ञान है। अर्थशास्त्र संवृद्धि, आई मीन अर्थशास्त्र के थ्रू हमारे जीवन के अंदर इकोनॉमिकल वृद्धि होती है और हमारा एक तरीके से विकास भी होता है। वो विकास जो हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है लास्ट इसके अंदर, अर्थशास्त्र धारणीय विकास की परिभाषा भी देता है। अर्थशास्त्र धारणीय विकास की परिभाषा इसलिए देता है, धारणीय असल में पहला हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि धारणीय विकास है क्या? धारणीय विकास वो विकास है जब हम अपने प्राकृतिक संसाधन जितने भी हमारे पास हैं उनको इस तरीके से हम उनको इस्तेमाल करें कि जो आने वाली हमारी नई पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के लिए हम उन्हें छोड़ के जाएं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जैसे कुछ संसाधन जैसे खनिज तेल वन वर्तमान पीढ़ियों द्वारा उनके बढ़ते उपयोग के कारण उनका तीव्र गति से क्षय हो रहा है। तो उस क्षय को रोकते हुए हम इस तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करें कि उन संसाधनों का हम यूज़ भी कर सकें और आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ छोड़ सकें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसका क्या अभिप्राय है कि धन का विज्ञान अर्थशास्त्र क्यों है? अर्थशास्त्र के थ्रू ही हम धन के बारे में विवेचना करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि धन को हमें किस तरीके से कमाना है, किस तरीके से हमें खर्च करना है, कहाँ कहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र कल्याण के विज्ञान के रूप में कल्याण के किस पहलू की बात करता है? तो इसका सिंपली हम आंसर दे सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कल्याण का विज्ञान है, क्योंकि अर्थशास्त्र जब हम अर्थशास्त्र का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर और हम उसके थ्रू जो है ना किसी भी इकोनॉमिकल पहलू को, आई मीन किसी भी काम में उस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वो उस कार्य के थ्रू लोगों का कल्याण होता है, लोगों की ज़िंदगी के। जैसे स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के दो भिन्न शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं हम, व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो शब्द का अर्थ अत्यंत सूक्ष्म है, अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर अर्थशास्त्र के अध्ययन का अर्थ प्रकट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र में जब भी हम किसी छोटे लेवल पे चीज़ों को जाके देखेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा रखा प्रत्येक अकेला व्यक्ति पूरे समाज का एक सूक्ष्म भाग है, इसलिए एक व्यक्ति द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु माना जाएगा। एक व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसकी इनकम कितनी है, या फिर हम एक फर्म को लेंगे कि एक फर्म की इनकम कितनी है, एक फर्म का एक्सपेंडिचर कितना है, यह हमारा जो टॉपिक होगा ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस विषय को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास है समष्टि अर्थशास्त्र।
मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो शब्द का अर्थ होता है आपके पास सामने आप ये पता है, मैक्रो मीन्स यानी कि बहुत बड़ा। एक व्यक्ति की तुलना में समाजता अथवा देश तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर लिए गए निर्णय समष्टि अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने देखा था कि एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, एक फर्म के बारे में देखते हैं, उसका आर्थिक निर्णय क्या होते हैं। इसी तरीके से जब हम पूरे देश के बारे में सोचेंगे, पूरे देश का एक्सपेंडिचर, जीडीपी, पूरे देश के बारे में जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, पॉलिसीज़, वो क्या हैं, कैसे हैं, तो जब बड़े लेवल पर हम चीज़ों को देखते हैं तो वो हमारा विषय कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मुद्रास्फीति है, द कम कीमत वृद्धि केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती बल्कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, इसलिए इसके कारणों प्रभावों को जानना तथा इसे नियंत्रित करना भी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, मुद्रास्फीति अगर महंगाई हो गई है या कीमत में वृद्धि हो गई है तो ये पूरे समाज को एक तरीके से प्रभावित करेगी। तो इस प्रभावित करने के जो कारण हैं उनको देखने का विषय भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो हमारे पास स्टूडेंट्स आता है वो आता है वास्तविक बनाम आदर्श अर्थशास्त्र। वास्तविक बनाम आदर्श अर्थशास्त्र यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है तो वास्तविक मीन्स यानी कि जो वास्तव में है, आदर्श मीन्स जो हम आइडियल मानते हैं। अर्थशास्त्र में हम वास्तविक उसे कहते हैं कि जैसे भी जब भी हम किसी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में जो भी कुछ चल रहा है, जो कुछ रियल है वो हमारा, और जिससे मेरा ये विषय निकलता है कि वो क्या है, एक्चुअल में क्या है, तो उसे हम वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है के विषय में बात करता है। जबकि आदर्श अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए के विषय में बात करता है। आई मीन क्या होना चाहिए, किसी भी समाज के अंदर क्या होना चाहिए और किस समाज में क्या है। जैसे कोई समाज प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन या कोई समाज विकास नहीं कर रहा है, तो जो भी उसकी स्टूडेंट्स कोई भी समाज अगर प्रगति कर रहा है तो वो कर रहा है तो वो क्या है, किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है। लेकिन अगर कोई समाज पूरी तरीके से तरक्की नहीं कर पाया है, विकासशील है, तो उसे विकसित होना चाहिए। तो इस विषय को हम कहेंगे क्या होना चाहिए, आई मीन आदर्श अर्थशास्त्र। जैसे कि यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की सीमा को पार कर चुकी है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी है। तो ये वाला जो हमारा अर्थशास्त्र हो, ये वाला जो अर्थशास्त्र हम अगर इसे देखेंगे तो वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाएगी ये लाइन। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि भारत को जनसंख्या में इतनी तीव्र गति से बढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसे अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये एक आदर्श बात हो गई है। तो इसी तरीके से जो हमने अभी तक क्वेश्चन आपको बताया स्टूडेंट्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वास्तविक तथा आदर्श अर्थशास्त्र और 2-3 क्वेश्चन जो शुरू में आपको बताए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को आप जितनी आसानी से आंसर में लिख सकते हैं उतनी आसानी से अपने शब्दों में आप उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए। आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास सही और निम्नलिखित कथनों में वास्तविक तथा आदर्श कथन की पहचान कीजिए। पहला क्वेश्चन है भारत में बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं, ये बात सच है। तो इसे हम कौन से अर्थशास्त्र में रखेंगे, यह है वास्तविक अर्थशास्त्र। सरकार को शिक्षा पर अधिक व्यय करना चाहिए, ये एक सजेशन है, हम किसी को सजेशन दे रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आदर्श अर्थशास्त्र। गरीब लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण कष्ट उठा रहे हैं, तो ये भी बात सही है स्टूडेंट्स के, वो उठा रहे हैं और ये एक्चुअल बात है। तो इसे हम कहाँ पर लेंगे, वास्तविक अर्थशास्त्र में लेंगे स्टूडेंट्स। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, बैंक ने अपनी ब्याज की दर को बढ़ा दिया, ये भी वास्तविक है, तो ये वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाएगा। लोगों को डाकखाने तथा वाणिज्य बैंकों में बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक सलाह दे रहे हैं, तो सलाह के जो हमारा टॉपिक है वो किस में आएगा स्टूडेंट्स, आदर्श अर्थशास्त्र में। तो ये कुछ ऐसा है कि हमने क्या सीखा इसके अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है अर्थशास्त्र दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान है। ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ, व्याख्या कीजिए। इसमें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान है। क्यों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास ना सभी संसाधन नहीं होते, संसाधनों की हमेशा दुर्लभता होती है और कहीं ना कहीं हमें चयन करना पड़ता है। तो चयन का जो शिक्षा है वो हमें कौन देता है, वो हमें अर्थशास्त्र देता है।
अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा कल्याण संबंधी परिभाषा से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात आपको पता है। अर्थशास्त्र में हम धन के बारे में ही टॉपिक में जानेंगे, जो हम हैं उसके बारे में जानते हैं। दूसरी तरफ अर्थशास्त्र के थ्रू कल्याण भी होता है। जब कोई इकोनॉमी चलेगी, कोई बिजनेस चलेगा, कारखाने चलेंगे, तो लोगों का कल्याण संभव होगा, लोगों का कल्याण संभव होगा। तो इस तरीके से हम दोनों ही परिभाषाएं अलग अलग लिख कर दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। स्टूडेंट्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र पर हम बहुत ही छोटे लेवल पे चीज़ों को जब देखते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, और जब हम होल को लेते हैं, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को लेते हैं, सभी लोगों को देखते हैं, कोई पॉलिसी को देखते हैं, बड़े लेवल पे किसी चीज़ को देखते हैं जो पूरे समाज को प्रभावित कर रही है, तो हम उसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर लाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में से आंसर को दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वास्तविक अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि क्या चीज़ मौजूद है हमारी अर्थव्यवस्था में, दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, इस बारे में आदर्श अर्थशास्त्र हमें बताता है। उसमें आप 2 उदाहरण कोई से भी दे सकते हैं। यहाँ से आपका ये चैप्टर पूरा हो गया, इसे ईजी वे में आप लर्न कर सकते हैं। ओके।